हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की स्टडी की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि चार्ज का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम स्टडी कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज Q इक्वल टू NE होता है। क्या होता है? Q इक्वल टू NE। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मतलब क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और N का मतलब ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है यहां पे कि सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल है और वहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है, सपोज करो, सपोज 18 kg इलेक्ट्रॉन इन ए बैग, हाउ मच चार्ज इन द बैग। ठीक है, समझने की कोशिश करो। हमारे पास एक एग्जांपल है इस तरीके से, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारे पास 18 kg इलेक्ट्रॉन है, एक बैग है जिसके अंदर 18 kg इलेक्ट्रॉन है, तो उस बैग के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा, यह आपसे पूछा गया है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो सबसे पहले मुझे यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो बैग है, इस बैग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, यही मैं ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो बैग के अंदर टोटल कितने केजी इलेक्ट्रॉन है? 18 kg इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको? M अपॉन Me, मतलब 18 kg अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो 9 से 18 को डिवाइड किया तो 2 आएगा। तो बैग के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 2 इंटू 10 की पावर +31। बैग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स? 2 इंटू 10 की पावर 31, -31 जो 10 की पावर -31 है, ऊपर जाके 10 की पावर +31 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बैग के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया? कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखिए 2 इंटू 10 की पावर 31 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर 19 कूलम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। स्टूडेंट्स Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर Q इक्वल टू होगा 3.2 10 की पावर 31 माइनस 19। ठीक है ना, 31 माइनस 19। 31 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा? 12, है ना। 11 माइनस 9, यस ठीक है 12। तो Q इक्वल टू होगा 3.2 10 की पावर 12 कूलम चार्ज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल यहां लेते हैं, जहां पर यह पूछा जा रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपसे यह क्वेश्चन किया गया, सपोज करो हमें एक बॉडी है, ठीक है, उसको 1 कूलम चार्ज देना है। क्या देना है स्टूडेंट्स? 1 कूलम चार्ज आपको ट्रांसफर करना है। तो 1 कूलम चार्ज अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे? ठीक है ना। सपोज करो एक बॉडी है जैसे कि मैं, और एक ये दूसरी बॉडी है बी। मुझे
इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज मेरी बॉडी से निकाल के इस बोर्ड को देना है, तो एक्चुअली मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो चीज भी आप ना इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या पूछा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यहां पर नंबर पूछा गया है, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू एन ई, और N इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, Q बाई ई, ठीक है। और N चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, चार्ज है 1 कूलम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो कूलम से कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे 6.25 10 की पावर 18। समझ में आई बात, कि अगर मुझे किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है, दैट मीन्स कि मुझे इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कल भी आपको बताई थी और आज भी बता रहा हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है, चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं चार्जिंग को। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। स्टूडेंट्स चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए कि 2 बॉडी है, ठीक है ना, ये एक बॉडी ए है और ये दूसरी बॉडी बी है। इस बॉडी में से सपोज करो मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग में इस 2 चीजें होती हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर लिख दीजिए, आइदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्जेड बॉडी। और जब हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्जेड बॉडी। ये बात मैंने आपको कल ऑलरेडी बता रखी थी, Na इक्वल टू NP हो तो बॉडी आपकी न्यूट्रल होती है, ठीक है। और अगर NP ग्रेटर देन Na हो तो इसका मतलब होता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, और अगर Na ग्रेटर देन NP हो दैट मीन्स की बॉडी नेगेटिव चार्जेड बॉडी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब चार्ज का ट्रांसमिशन होता है तो उसके साथ में मास का भी ट्रांसफर होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ चार्जिंग में मैं कुछ मेथड्स बताने जा रहा हूं आपको। उसमें सबसे पहले बात करेंगे फ्रिक्शनल मेथड की, फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है। कुछ बुक में इसको रबिंग भी लिखा होता है, रबिंग मेथड, जहां पर 2 बॉडी को हम रब करते हैं और रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सेकंड एक मेथड है कंडक्शन मेथड, ठीक है, कंडक्शन मेथड, या इसको हम कह सकते हैं बाई कांटेक्ट मेथड। क्या बोल सकते हैं हम इसको, बाई कांटेक्ट मेथड। थर्ड नंबर है इंडक्शन मेथड, ठीक है ना। इंडक्शन मेथड में एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग, यानी जहां पर 2 बॉडी एक दूसरे को टच नहीं करेगी और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर है थर्मी आयोनिक मेथड। स्टूडेंट्स थर्मी आयोनिक मेथड मतलब होता है कि हमें बॉडी को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी है
और उसकी वजह से हीट का ट्रांसमिशन होगा। स्टूडेंट्स ये वाला जो मेथड है ये आप हीट सेक्शन में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ने वाले। जब हम हीट चैप्टर की स्टडी करेंगे यानी कि थर्मोडायनामिक्स की, वहां पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक फिफ्थ नंबर एक और है, वो है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट्स ये वाला जो सेक्शन है इसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना। कहां पर पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम और सिर्फ इन तीन मेथड की बात करेंगे। फ्रिक्शनल मेथड जिसको रबिंग मेथड भी कहते हैं, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो दूसरे दो मेथड हैं इसको हीट सेक्शन में और इसको मॉडर्न फिजिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंडक्शन मेथड, ठीक है ना। कंडक्शन मेथड चलिए देखते हैं। देखिए कंडक्शन मेथड का मतलब होता है बाई कांटेक्ट मेथड, जहां पर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी और चार्ज का ट्रांसमिशन होगा। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के अंदर अप्लाई होता है, ओनली इन कंडक्टर, है ना। आपको पता है कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, ठीक है ना। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो जो कंडक्शन मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता होगा कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कंडक्टर जो होता है दे अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्टर अलाउ करता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कंडक्शन मेथड की। तो कंडक्शन मेथड को हम बाई कांटेक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, बाई कांटेक्ट मेथड। अब आप नाम से समझ सकते हैं जहां पर ये वर्डिंग यूज की गई है कांटेक्ट, इसका मतलब कि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी। जैसे केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी ए है जो कि पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है। कैसी बॉडी है? पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव चार्जेड बॉडी, ठीक है। और फ्रेंड्स ये बॉडी बी है जो कि अनचार्जेड बॉडी है। अनचार्जेड बॉडी का मतलब होता है कि ये बॉडी न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आपको ये समझना है कि जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर चार्ज नहीं है, वहां पर चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ये देखो, ये दोनों ही बॉडी कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। अब आपको करना क्या है कंडक्शन मेथड में कि दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेके आना है, कुछ इस तरीके से। आपको बॉडी ए और बॉडी बी को कांटेक्ट में लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, बॉडी ए पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनका ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितने चार्ज मैंने आपको दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक और आप कर लो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट 10 में से अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बॉडी है जिसपे जो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है और उस बॉडी को मैंने एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेकर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस बॉडी से जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उनका ट्रांसमिशन हो जाएगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। और चार्ज का ट्रांसमिशन तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी पर इक्वल अमाउंट का चार्ज ना हो जाए, ठीक है। समझ में आ रही बात? चार्ज is transferred until both body have equal charge, ठीक है।
until both body have equal charge। देखो स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेड बॉडी थी, आपने बी के साथ इसको कांटेक्ट में लेकर आए, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसमिशन यहाँ पर हो गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। जब किसी भी पॉजिटिव चार्जेड बॉडी को आप दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हो, तो अनचार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से निकलकर बॉडी ए में आ जाते हैं, और ये बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन का निकल के बॉडी ए में आना ये तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी में इक्वल अमाउंट के चार्ज ना हो जाए। समझ में आ रही है? यानी फाइनली क्या होगा कि चार्ज ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बॉडी बी, और उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों बॉडी को सेपरेट कर देना है। तो क्या होगा, आप देखेंगे दोनों ही बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देंगे। क्या बात समझ में आई? इनिशियली दोनों बॉडी अलग अलग थी, बाद में मैंने दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आया, और बाद जब दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसमिशन हो गया, फिर मैंने दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंडक्शन मेथड, जहां पर चार्ज का ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसमिशन इक्वल अमाउंट में होता है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि चार्ज के ट्रांसमिशन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ा समझना यहाँ पे, है ना, कंसेप्ट है यहाँ पे। कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आए, यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ आ गए हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना वो ये बताता है कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हुई है तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हो जाएगी, और दोनों कांटेक्ट में हैं तो फाइनल चार्ज दोनों पर जो भी होगा वो दोनों पर इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा, और इसको कहते हैं कंडक्शन मेथड या बाय टचिंग मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड अब हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंडक्शन मेथड की। ठीक है, इंडक्शन मेथड में स्टूडेंट्स ये होता है बाय नॉट टचिंग मेथड, यानी विदाउट टचिंग मेथड। ठीक है ना, इंडक्शन मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इस मेथड में भी कंडक्टर में ही होता है ना। ये मेथड भी कहां पर होता है? कंडक्टर में, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में। स्टूडेंट्स देखिए, सपोज करो एक बॉडी ए है, ठीक है, और ये बॉडी ए अनचार्जेड बॉडी है। कैसी बॉडी है? अनचार्जेड बॉडी है, और इस बॉडी को मुझे पॉजिटिव चार्जेड बॉडी करना है। समझना थोड़ा सा स्टूडेंट्स, बॉडी ए कैसी बॉडी है? अनचार्जेड बॉडी है, और मैं चाहता हूं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हो जाए। कैसी बॉडी हो जाए? पॉजिटिव चार्जेड बॉडी। ये मेरा पर्पस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको? एक रॉड लाना है ना, एक रॉड इस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, या आप कह सकते हो आपको एक बॉडी बी लानी है। ठीक है, और ये बॉडी जो बी है ये नेगेटिव चार्जेड बॉडी होनी चाहिए। कैसी बॉडी होनी चाहिए? नेगेटिव चार्जेड बॉडी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप नेगेटिव चार्जेड बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आओगे, तो यहां की ये जो नेगेटिव चार्जेड बॉडी है ये इस बॉडी के सभी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी। तो जितने भी इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस बॉडी के यहां पर आ जाएंगे, और रिमेनिंग जो भी नेगेटिव चार्ज हैं, देखो आपको पता है, मैंने कल ही बताया था आपको, पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ठीक है ना, रिपल्सन होगा। ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज में भी क्या होगा? रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्जेड रॉड है वो बॉडी ए के सभी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और रिमेनिंग जो भी नेगेटिव चार्ज है उनको रिपेल कर देगा। तो बॉडी के यहां पर, यानी दूसरी तरफ, यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्जेड बॉडी, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहां पर सभी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि बॉडी ए है, यहां पे सभी पॉजिटिव चार्ज आ गए,
ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, और आपका पर्पस है कि मैं इस बॉडी को पॉजिटिव चार्जेड बॉडी बना दूं, है ना, मैं इस बॉडी को पॉजिटिव चार्जेड बॉडी बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्राउंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? ग्राउंड। तो सभी इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स ग्राउंड। ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो आप जब क्या कर दोगे, इस तरफ की ये वाले जो यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मतलब उस पार्ट को मैंने ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने पे सभी इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ग्राउंड में चले जाएंगे। तो जो फाइनल बॉडी होगी, यानी कि फाइनली क्या होगा कि जो बॉडी ए है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, समझने की कोशिश करो। फिर से एक बार बता देता हूं, इंडक्शन मेथड को हम विदाउट टचिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विदाउट टचिंग मेथड भी कहते हैं। जहां पर आप ये भी कह सकते हो, ऑलवेज अपोजिट चार्ज फेस ईच अदर। हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक है ना, ये एक अनचार्जेड बॉडी थी, आप जिसको एक अनचार्जेड बॉडी को पॉजिटिव चार्जेड बॉडी बनाना चाहते थे, इसके लिए आप एक नेगेटिव चार्जेड रॉड लेकर आ गए। ठीक है ना, कैसी चार्जेड रॉड? नेगेटिव चार्जेड रॉड। उसको आपको टच नहीं करना, उसके थोड़े से पास में लाना है। तो आपको पता है कि वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसी प्रोसेस होती है। तो नेगेटिव चार्ज ने इस बॉडी के सभी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, और सभी नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, और सभी नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और फिर आपने इस बॉडी को उसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से ग्राउंड कर दिया, जिसकी वजह से सभी इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो फाइनली क्या होता है, जब सभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले गए तो बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए आपकी बॉडी एक ऐसी हो गई, पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हो गई। कैसी बॉडी हो गई? पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हो गई। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और कंसेप्ट की बात करेंगे, और अब हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है ना, किसकी बात करने वाले हैं हम? फ्रिक्शनल मेथड की। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फ्रिक्शनल मेथड और रबिंग मेथड ये क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये मेथड हम इंसुलेटर में अप्लाई करते हैं। कहां पर अप्लाई करते हैं? इंसुलेटर में। क्यों? इंसुलेटर इज नॉट अलाउड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इंसुलेटर में इजीली हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करा सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पे आपको दो बॉडी लेनी है। बॉडी एक किसी भी शेप की, एनी शेप की बॉडी, है ना, और एक मैंने दूसरी बॉडी ले ली इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए दूसरी बॉडी। मुझे इन दोनों बॉडी को इस तरीके से रब करना है। ठीक है ना, बॉडी ए को बॉडी बी दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स? रब करना है। ठीक है, रबिंग करनी है, आप ऐसे कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स जब आप दोनों बॉडी को रब करोगे तो यहां पर जहां पर कॉन्टेक्ट्स हैं वहां पे हीट एनर्जी डेवलप होगी। कौन सी एनर्जी डेवलप होगी? हीट एनर्जी डेवलप हो जाएगी। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? जब आप दो बॉडी को क्या करने वाले हो? रब करोगे तो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आप सिंपल देखते हो ना, जब आप दोनों हाथ को इस तरीके से रब करते हो तो दोनों हाथों के बीच में थोड़ी सी हीट एनर्जी आ जाती है। ठीक है ना, और जो हीट एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो दोनों बॉडी उस हीट एनर्जी को गेन करेंगी। समझ में आ रहा है? बॉडी ए और बॉडी बी दोनों ही हीट एनर्जी क्या करने वाली है स्टूडेंट्स? गेन करेंगे। और जब दोनों ही बॉडी हीट एनर्जी को गेन करेंगी तो जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे
वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी अपनी बॉडी से, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे, वो बॉडी या वो इलेक्ट्रॉन इस हीट एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड हो जाएंगे और बॉडी, इन किसी भी बॉडी, जिस बॉडी, उस बॉडी से वो रिमूव हो जाएंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज इन बॉडी बी इलेक्ट्रॉन is loosely bounded. ठीक है, then electron gets energy and excited to remove या to escape, excited to escape the surface of body B, the surface of body B, ठीक है, the surface of body B, ठीक है। और जब वो बॉडी B को मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉडी B को जब मूव करेगा, तो सिंपल सी बात है, वो कहां पे जाएगा, बॉडी A की तरफ जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन में से, सॉरी, बॉडी बी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी ए में पहुंच गए, ठीक है। जब बॉडी बी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी ए में आ गए, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, बॉडी ए में एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब बॉडी ए के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बॉडी नेगेटिव चार्जेड बॉडी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, जब बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो बॉडी बी कैसी हो गई, ये हो गई डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉडी कैसी बॉडी हो गई, पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हो गई। कैसी बॉडी हो गई, पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हो गई। तो आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा तो साथ में मास का भी ट्रांसमिशन होता है। आइडेंटिकल बॉडी के केस में जिस बॉडी का मास ज्यादा, सॉरी, नेगेटिव चार्जेड बॉडी का मास ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्जेड बॉडी का मास कम होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोज करो एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ऐसे, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस कंडक्टर में मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखा मैंने, पॉजिटिव चार्ज, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कंडक्टर के केस में, इन कंडक्टर चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी नहीं होता है, चार्ज हमेशा कहां पर होगा स्टूडेंट्स, चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा कहां पर होता है स्टूडेंट्स, सरफेस पे रहने वाला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू रिपल्सन। किसकी वजह से, बिकॉज ड्यू टू रिपल्सन। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो हमें अच्छे से पता है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं, है ना, चार्ज इज नॉट टाइटली बाउंडेड।
बॉन्डिंग ना टाइट नहीं होती है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने कोई भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहां पर दिया, सॉरी एक नेगेटिव चार्ज आपने दे दिया, तो अब इस नेगेटिव चार्ज पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स। तो जो भी चार्ज आपने दिया होगा वो चार्ज कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से आपने इस बॉडी को जो भी चार्ज दिया होगा वो सभी चार्ज कहां चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंडक्टर के केस में ऐसा ही होता है। अब एक और एग्जांपल आपके सामने रखा जाएगा कि सपोज करो कि मैंने इस बॉडी को कुछ चार्ज दे दिया, है ना। इंपैक्ट ऑफ चार्जिंग में आप ऐसे कह सकते हो, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। सपोज करो कि ये बॉडी है ना, ये बॉडी इस तरीके से जिसका रेडियस है r और ये है एक बॉडी a, ठीक है। इसलिए जब मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा, सपोज करो मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, चलो पॉजिटिव दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से कहीं से आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो क्या होगा, ये सभी पॉजिटिव चार्ज कहां पर चले जाएंगे स्टूडेंट्स, सरफेस पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो क्या सभी पॉजिटिव चार्ज जब सरफेस पे चले जाएंगे तो क्या यहां पे रेडियस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज? आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हो, नेगेटिव चार्ज ध्यान रखना है, लेकिन एक टाइम पे तो आप एक ही चार्ज दोगे। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इस बॉडी पर क्या इंपैक्ट आएगा, अगर आपने नेगेटिव चार्ज दिया है तो बॉडी के इंपैक्ट क्या आएगा। तो आपसे पूछा जाता है रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि जब कभी भी आप पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इस बॉडी को दोगे तो वहां पर रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा और रिपल्सन फोर्स की वजह से इस बॉडी का रेडियस बढ़ जाएगा। रिपल्सन का मतलब क्या होता है, दो चार्ज जैसे कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इस मतलब इस बॉडी की सरफेस को पकड़ के खींचेंगे ना। आप समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? मान लीजिए ये वाला एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स हो गया। तो अगर रिपल्सन फोर्स होगा तो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा, कुछ फोर्स F से। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो समझ में आया? अगर मैं किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आउटसाइड से दूंगा तो बॉडी के रेडियस में चेंजेस आएगा, शेप चेंज होगा और रेडियस क्या होने वाला है, इंक्रीज, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, कंडक्टर में, क्योंकि यहां पर चार्ज लूजली बाउंडेड है, ठीक है। और इंसुलेटर के अंदर चार्ज टाइटली बाउंडेड होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे और हम डिस्कस करते हैं चार्ज और मास के अबाउट में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चार्ज और मास दोनों ही बॉडी की इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। यानी किसी भी बॉडी को उठा लो, उस बॉडी के पास मास तो होगा ही, ठीक है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था, जिस बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, उसके पास चार्ज जरूर होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंस, चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। मास इज ओनली पॉजिटिव। दूसरी बात, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, है ना।
कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, मतलब कि किसी भी प्रोसेस में इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होगा, ठीक है। बट मास इज चेंज, या आप कह सकते हो कि मास इज कन्वर्टेड। मास इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? E इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन ने यह फॉर्मूला दिया था, जिसको मॉडर्न फिजिक्स में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। E इक्वल टू mc², ठीक है। m है आपका मास, E है एनर्जी और c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। स्टूडेंट्स देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, मतलब कि कोई भी चार्ज है उसकी वैल्यू जो रेस्ट में थी उतनी ही वैल्यू मोशन में होगी। यानी चार्ज अगर रेस्ट में हो या चार्ज मूविंग हो, दोनों ही केस में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। बट मास के केस में ऐसा नहीं होता है। मास इज वेरिएंट ड्यू टू मोशन। लेकिन जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास चेंज होता है। कौन से फॉर्मूले से? मूविंग मास। मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, m इक्वल टू m नॉन अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। इस फॉर्मूले से मास क्या होता है? चेंज होता है। यानी जो मूविंग मास है वो क्या होने वाला है? m नॉन अपॉन √1 माइनस v² बाई c²। m नॉन आपका होता है रेस्ट मास, c होती है स्पीड ऑफ लाइट और v होती है स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये फॉर्मूला भी हमें आइंस्टाइन ने ही दिया था, ठीक है। कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। मैं 3 डिफरेंस आपको बता दिए। 4th डिफरेंस ये है कि जो चार्ज है, ठीक है ना, या आप ऐसे कह सकते हो कि फोर्स बिटवीन चार्ज, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फोर्स बिटवीन चार्ज अट्रैक्टिव, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स बिटवीन चार्ज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है ना। लेकिन जो मास के बिटवीन में जो फोर्स होते हैं, फोर्स बिटवीन मास इज ओनली अट्रैक्टिव, ओनली अट्रैक्टिव। दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है किसी भी बॉडी की इनहेरिएंट प्रॉपर्टी के बिटवीन में। आपको पता है कि चार्ज और मास दोनों ही बॉडी की इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, दोनों को डिफरेंस को समझ के रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए कंसेप्ट के साथ। वहां पर हम पढ़ेंगे कूलम लॉ, ठीक है, और कूलम फोर्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आप घर पे उसको स्टडी करिए, ये टॉपिक भी ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा ऐसी मैं आशा करता हूं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।